मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों और शिक्षाओं की प्रणाली है। मार्क्स वह प्रतिभा थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की तीन मुख्य वैचारिक धाराओं को जारी रखा और पूर्ण किया, जैसा कि मानव जाति के तीन सबसे उन्नत देशों द्वारा दर्शाया गया है: शास्त्रीय जर्मन दर्शन, शास्त्रीय अंग्रेजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था और फ्रांसीसी समाजवाद, जो सामान्य रूप से फ्रांसीसी क्रांतिकारी सिद्धांतों के साथ संयुक्त है। मार्क्स के विचारों की उल्लेखनीय स्थिरता और अखंडता, जिसकी समग्रता आधुनिक भौतिकवाद और आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का गठन करती है, को उनके विरोधियों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है, जो दुनिया के सभी सभ्य देशों में मजदूर वर्ग के आंदोलन के सिद्धांत और कार्यक्रम के रूप में है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम मार्क्सवाद की मुख्य सामग्री, अर्थात मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले सामान्य रूप से उनकी विश्व अवधारणा की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। दार्शनिक भौतिकवाद 1844 से 45 के वर्षों से जब उनके विचारों ने आकार लिया, मार्क्स एक भौतिकवादी और विशेष रूप से लुडविग फायरबाख के अनुयायी थे, जिनकी कमजोरी उन्होंने बाद में केवल उनके भौतिकवाद में देखी, जो अपर्याप्त रूप से सुसंगत और व्यापक था। मार्क्स के लिए फायरबाख का ऐतिहासिक और युगांतरकारी महत्व हेगेल के आदर्शवाद से दृढ़ता से अलग होने और भौतिकवाद की उनकी घोषणा में निहित था, जो पहले से ही 18वीं शताब्दी में, विशेष रूप से फ्रांसीसी भौतिकवाद, न केवल मौजूदा राजनीतिक संस्थानों और धर्मशास्त्र के खिलाफ संघर्ष था, बल्कि सभी तत्वमीमांसा के खिलाफ भी था, शराबी अटकलों के अर्थ में शांत दर्शन से अलग। हेगेल के लिए मार्क्स ने लिखा, सोचने की प्रक्रिया, जिसे आइडिया के नाम से वह एक स्वतंत्र विषय में भी बदल देता है, वास्तविक दुनिया का डेमिउर्गोस, निर्माता है। मेरे लिए इसके विपरीत आदर्श मानव मन द्वारा प्रतिबिंबित भौतिक दुनिया के अलावा और कुछ नहीं है, और विचार के रूपों में अनुवादित है। कैपिटल खंडाय दूसरे संस्करण के बाद मार्क्स के इस भौतिकवादी दर्शन के पूर्ण अनुरूप और इसे व्याख्यायित करते हुए फ्रेडरिक एंगेल्स ने एंटी डोहरिंग पांडुलिपि में मार्क्स द्वारा पढ़ा गया में लिखा, दुनिया की वास्तविक एकता इसकी भौतिकता में निहित है, और यह साबित होता है कभी भी कहीं भी गति के बिना पदार्थ नहीं रहा है, या पदार्थ के बिना गति नहीं रही है, नहीं हो सकती है। केवल यदि प्रश्न उठाया जाए, विचार और चेतना वास्तव में क्या है और वे कहाँ से आते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वे मानव मस्तिष्क के उत्पाद हैं, और मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक उत्पाद है, जो अपने पर्यावरण में और उसके साथ विकसित हुआ है। इसलिए ये स्वयं सिद्ध है कि मानव मस्तिष्क के उत्पाद अंतिम विश्लेषण में प्रकृति के उत्पाद होने के नाते प्रकृति के बाकी अंतर्संबंधों का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ पत्राचार करते हैं। हेगेल एक आदर्शवादी थे, अर्थात उनके मन के भीतर के विचार उनके लिए वास्तविक चीजों और प्रक्रियाओं की कम या ज्यादा अमूर्त छवियां नहीं थे। एबिल्डर प्रतिबिंब एंगेल्स कभी कभी छापों की बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत चीजें और उनका विकास उनके लिए केवल छवियां थीं, जो दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले कहीं न कहीं मौजूद विचार की वास्तविक थीं। अपनी पुस्तक लुडविग फायरबाख में, जिसमें फायरबाख के दर्शन पर उनके और मार्क्स के विचार प्रस्तुत किए गए थे, और जिसे उन्होंने मार्क्स और स्वयं द्वारा 1844 से 45 में हेगेल, फायरबाख और इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा पर लिखी गई एक पुरानी पांडुलिपि को दोबारा पढ़ने के बाद मुद्रण के लिए भेजा था। एंगेल्स ने लिखा, सभी दर्शन शास्त्रों का, खास तौर पर हाल के दर्शन शास्त्रों का, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है सोच और अस्तित्व का संबंध, आत्मा और प्रकृति का, जो प्राथमिक है, आत्मा या प्रकृति। दार्शनिकों ने इस सवाल के जो जवाब दिए, उसने उन्हें दो बड़े खेमों में विभाजित कर दिया। जो लोग प्रकृति पर आत्मा की प्रधानता का दावा करते थे और इसलिए अंतिम उदाहरण में किसी न किसी रूप में विश्व निर्माण को मानते थे, वे आदर्शवाद के खेमे में शामिल थे। दूसरे, जो प्रकृति को प्राथमिक मानते थे, वे भौतिकवाद के विभिन्न स्कूलों से संबंधित थे। दार्शनिक, आदर्शवाद और भौतिकवाद की अवधारणाओं का कोई अन्य उपयोग केवल भ्रम की ओर ले जाता है। मार्क्स ने न केवल आदर्शवाद को, जो हमेशा किसी न किसी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि ह्यूम और कांट, अज्ञेयवाद, आलोचना और प्रत्यक्षवाद के विचारों को भी खारिज कर दिया, जो हमारे समय में विशेष रूप से व्यापक है। उनके विभिन्न रूपों में उन्होंने उस दर्शन को आदर्शवाद के लिए एक प्रतिक्रियावादी रियायत माना, और सबसे अच्छा भौतिकवाद को चुपके से स्वीकार करने का शर्मनाक तरीका, जबकि दुनिया के सामने इसे नकारना। अज्ञेयवाद एक आदर्शवादी दार्शनिक सिद्धांत जो ये दावा करता है कि दुनिया अज्ञेय है, कि मानव मन सीमित है और संवेदनाओं के दायरे से परे कुछ भी नहीं जान सकता है। अज्ञेयवाद के विभिन्न रूप हैं। कुछ अज्ञेयवादी भौतिक दुनिया के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व को पहचानते हैं, लेकिन इसे जानने की संभावना से इनकार करते हैं। अन्य इस आधार पर भौतिक दुनिया के अस्तित्व से इनकार करते हैं कि मनुष्य यह नहीं जान सकता कि उसकी संवेदनाओं से परे कुछ भी मौजूद है या नहीं। आलोचना, कांट ने अपने आदर्शवादी दर्शन को ये नाम दिया क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता की आलोचना ही उस दर्शन का उद्देश्य है।
कांट की आलोचना ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि मानवीय तर्क चीजों की प्रकृति को नहीं जान सकता। प्रत्यक्षवाद बुर्जुआ दर्शन और समाजशास्त्र में एक व्यापक प्रवृत्ति, जिसकी स्थापना कॉम्टे 1798 से 1857 ने की थी, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। प्रत्यक्षवादी आंतरिक नियमितताओं और संबंधों को जानने की संभावना से इनकार करते हैं और वस्तुनिष्ठ दुनिया को जानने और बदलने की एक विधि के रूप में दर्शन के महत्व को नकारते हैं। वे दर्शन को विज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा के सारांश और प्रत्यक्ष अवलोकन के परिणामों के सतही विवरण तक सीमित कर देते हैं, यानी सकारात्मक तथ्यों तक। प्रत्यक्षवाद खुद को भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से ऊपर मानता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तिपरक आदर्शवाद की एक किस्म से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रश्न पर देखिए एंगेल्स और मार्क्स द्वारा ऊपर वर्णित कार्यों के अलावा, मार्क्स ने एंगेल्स को 12 दिसंबर 1868 को एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रकृतिवादी थॉमस हक्सले के एक कथन का उल्लेख करते हुए, जो सामान्य से अधिक भौतिकवादी था, और उनकी मान्यता कि जब तक हम वास्तव में निरीक्षण करते और सोचते हैं, हम भौतिकवाद से दूर नहीं हो सकते। मार्क्स ने अज्ञेयवाद, मानवतावाद के लिए एक छिद्र छोड़ने के लिए हक्सले की निंदा की थी। स्वतंत्रता और आवश्यकता के बीच के संबंध पर मार्क्स के दृष्टिकोण पर ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आवश्यकता की सराहना है। आवश्यकता केवल तभी तक अंधी होती है जब तक इसे समझा नहीं जाता। एंटी डोहरिंग में एंगेल्स, इसका अर्थ है प्रकृति में वस्तुनिष्ठ नियमों के शासन की मान्यता और आवश्यकता का स्वतंत्रता में द्वंद्वात्मक परिवर्तन, उसी तरह जैसे अज्ञेय लेकिन संज्ञेय वस्तु इन इटसेल्फ का वस्तु हमारे लिए में वस्तुओं के सार का घटना में परिवर्तन। मार्क्स और एंगेल्स का मानना था कि पुराने भौतिकवाद में फायरबाख के भौतिकवाद सहित और इससे भी अधिक बुचनर, वोट और मोलेशॉट के अशिष्ट भौतिकवाद में निम्नलिखित प्रमुख कमियां थीं। 1. ये भौतिकवाद मुख्यतः यांत्रिक था, जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में नवीनतम विकास को ध्यान में रखने में विफल रहा। आज पदार्थ के विद्युत सिद्धांत में और को जोड़ना आवश्यक होगा। 2. पुराना भौतिकवाद गैर ऐतिहासिक और गैर द्वंद्वात्मक, तत्वमीमांसा, द्वंद्व विरोधी के अर्थ में था और विकास के दृष्टिकोण का सुसंगत और व्यापक रूप से पालन नहीं करता था। 3. इसने मानव सार को अमूर्त रूप में माना, न कि सभी का जटिल, ठोस और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक संबंध के रूप में, और इसलिए केवल दुनिया की व्याख्या की, जबकि यह इसे बदलने का सवाल था, यानी ये क्रांतिकारी व्यावहारिक गतिविधि के महत्व को नहीं समझता था। द्वंद्ववाद विकास के सबसे व्यापक और गहन सिद्धांत के रूप में और विषय वस्तु में सबसे समृद्ध होने के कारण मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेलियन द्वंद्ववाद को शास्त्रीय जर्मन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उनका मानना था कि विकास के सिद्धांत, विकास के किसी भी अन्य सूत्रीकरण में एक तरफा और विषय वस्तु की कमी थी, और यह प्रकृति और समाज में विकास के वास्तविक पाठ्यक्रम, जो अक्सर छलांग लगाकर और आपदाओं और क्रांतियों के माध्यम से आगे बढ़ता है, को केवल विकृत और विकृत कर सकता था। मार्क्स और मैं ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने सचेत द्वंद्ववाद को हेगेलियनवाद सहित आदर्शवाद के विनाश से बचाया और इसे प्रकृति की भौतिकवादी अवधारणा में लागू किया। प्रकृति द्वंद्ववाद का प्रमाण है, और आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान के लिए ये कहना होगा कि इसने इस परीक्षण के लिए अत्यंत समृद्ध, ये रेडियम, इलेक्ट्रॉन, तत्वों के रूपांतरण आदि की खोज से पहले लिखा गया था और दैनिक बढ़ती सामग्री प्रदान की है, और इस प्रकार यह साबित किया है कि अंतिम विश्लेषण में प्रकृति की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है और आध्यात्मिक नहीं है। एंगेल्स लिखते हैं, महान बुनियादी विचार यह है कि दुनिया को पहले से तैयार चीजों के एक जटिल समूह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के एक जटिल समूह के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें हमारे दिमाग में उनकी मानसिक छवियों से कम नहीं दिखने वाली चीजें, अवधारणाएं अस्तित्व में आने और खत्म होने के एक निरंतर परिवर्तन से गुजरती हैं। यह महान मौलिक विचार, विशेष रूप से हेगेल के समय से सामान्य चेतना में इतनी गहराई से व्याप्त है कि इस सामान्यता में अब शायद ही कभी इसका खंडन किया जाता है। लेकिन इस मौलिक विचार को शब्दों में स्वीकार करना और जांच के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार से वास्तविकता में इसे लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। द्वंद्वात्मक दर्शन के लिए कुछ भी अंतिम, निरपेक्ष, पवित्र नहीं है। ये हर चीज और हर चीज के क्षणभंगुर चरित्र को प्रकट करता है, बनने और खत्म होने की निरंतर प्रक्रिया, निम्न से उच्चतर तक अंतहीन आरोहण के अलावा कुछ भी इसके सामने टिक नहीं सकता। और द्वंद्वात्मक दर्शन स्वयं सोचने वाले मस्तिष्क में इस प्रक्रिया के मात्र प्रतिबिंब से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मकता बाहरी दुनिया और मानवीय विचार दोनों की गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। हेगेल के दर्शन के इस क्रांतिकारी पहलू को मार्क्स ने अपनाया और विकसित किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अन्य विज्ञानों से ऊपर खड़े किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। पिछले दर्शन से विचार और उसके नियमों का विज्ञान औपचारिक तर्क और द्वंद्वात्मकता बनी हुई है।
द्वंद्वात्मकता, जैसा कि मार्क्स ने समझा और हेगेल के अनुरूप भी इसमें वह शामिल है जिसे अब ज्ञान का सिद्धांत या ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, जो ज्ञान के मूल और विकास का अध्ययन और सामान्यीकरण करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर संक्रमण। हमारे समय में विकास का, क्रमिक विकास का विचार सामाजिक चेतना में लगभग पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है, केवल दूसरे तरीकों से, हेगेलियन दर्शन के माध्यम से नहीं। फिर भी यह विचार, जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेल के दर्शन के आधार पर तैयार किया था, विकास के वर्तमान विचार की तुलना में सामग्री में कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक समृद्ध है। एक विकास जो, जैसा कि यह था, पहले से ही पारित चरणों को दोहराता है, लेकिन उन्हें एक अलग तरीके से, उच्च आधार पर, नकार का निषेध, दोहराता है। एक विकास ऐसा कहा जाता है जो एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि सर्पिल में आगे बढ़ता है, छलांग, आपदाओं और क्रांतियों द्वारा एक विकास, निरंतरता में विराम, मात्रा का गुणवत्ता में परिवर्तन, विकास के प्रति आंतरिक आवेग, किसी भी घटना के सभी पहलुओं के बीच परस्पर निर्भरता और सबसे करीबी और अविभाज्य संबंध। इतिहास लगातार नए पहलुओं को उजागर करता है, एक ऐसा संबंध जो गति की एक समान और सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रदान करता है, जो निश्चित नियमों का पालन करता है। ये द्वंद्ववाद की कुछ विशेषताएं हैं जो विकास के एक सिद्धांत के रूप में पारंपरिक सिद्धांत से अधिक समृद्ध हैं। देखें मार्क्स का 8 जनवरी 1868 को एंगेल्स को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने स्टीन की लकड़ी की त्रिमूर्ति का उपहास किया है, जिसे भौतिकवादी द्वंद्ववाद के साथ भ्रमित करना बेतुका होगा। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा, पुराने भौतिकवाद की असंगति, अपूर्णता और एकतरफापन के एहसास ने मार्क्स को समाज के विज्ञान को भौतिकवादी बुनियाद के साथ सामंजस्य में लाने और उसके आधार पर उसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त किया। चूंकि भौतिकवाद सामान्य रूप से चेतना को अस्तित्व के परिणाम के रूप में समझाता है, न कि इसके विपरीत, तो मानव जाति के सामाजिक जीवन पर लागू भौतिकवाद को सामाजिक चेतना को सामाजिक अस्तित्व के परिणाम के रूप में समझाना होगा। मार्क्स लिखते हैं, कैपिटल खंड I, तकनीक, प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार के तरीके, उत्पादन की तात्कालिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपना जीवन बनाए रखता है, का खुलासा करती है और इस तरह उसके सामाजिक संबंधों और उनसे निकलने वाली मानसिक अवधारणाओं के निर्माण के तरीके को भी उजागर करती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में अपने योगदान की प्रस्तावना में मार्क्स मानव समाज और उसके इतिहास पर लागू भौतिकवाद के मूलभूत सिद्धांतों का एक अभिन्न सूत्रीकरण निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य हैं और उनकी इच्छा से स्वतंत्र हैं। उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप हैं। उत्पादन के इन संबंधों का योग समाज की आर्थिक संरचना, वास्तविक आधारशिला का निर्माण करता है, जिस पर एक कानूनी और राजनीतिक अधिरचना उभरती है और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति सामान्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है, बल्कि इसके विपरीत, उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास के एक निश्चित चरण में समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां मौजूदा उत्पादन संबंधों के साथ, या जो कि एक ही चीज के लिए एक कानूनी अभिव्यक्ति है, उन संपत्ति संबंधों के साथ संघर्ष में आती है जिनके भीतर वे अब तक काम कर रहे थे। उत्पादक शक्तियों के विकास के रूपों से ये संबंध उनके बंधनों में बदल जाते हैं। फिर सामाजिक क्रांति का युग शुरू होता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ संपूर्ण विशाल अधिरचना कमोबेश तेजी से रूपांतरित हो जाती है। ऐसे परिवर्तनों पर विचार करते समय उत्पादन की आर्थिक स्थितियों के भौतिक परिवर्तन, जिसे प्राकृतिक विज्ञान की सटीकता से निर्धारित किया जा सकता है, और कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यबोध संबंधी या दार्शनिक संक्षेप में वैचारिक रूपों के बीच हमेशा अंतर किया जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य इस संघर्ष के प्रति सचेत हो जाते हैं और उससे लड़ते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय इस बात पर आधारित नहीं होती कि वह अपने बारे में क्या सोचता है, उसी तरह हम परिवर्तन के ऐसे दौर का आकलन उसकी अपनी चेतना से नहीं कर सकते। इसके विपरीत, इस चेतना को भौतिक जीवन के अंतर्विरोधों से, सामाजिक उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच मौजूदा संघर्ष से समझाया जाना चाहिए। व्यापक रूपरेखा में एशियाई, प्राचीन, सामंती और आधुनिक बुर्जुआ उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक गठन में प्रगतिशील युगों के रूप में नामित किया जा सकता है। देखें मार्क्स द्वारा 7 जुलाई 1866 को एंगेल्स को लिखे पत्र में संक्षिप्त सूत्रीकरण। हमारा सिद्धांत है कि श्रम का संगठन उत्पादन के साधनों द्वारा निर्धारित होता है। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की खोज, या अधिक सही ढंग से कहें तो सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में भौतिकवाद की निरंतरता और विस्तार ने पहले के ऐतिहासिक सिद्धांतों की दो मुख्य कमियों को दूर कर दिया।
सबसे पहले उत्तरार्ध ने सबसे अच्छे रूप में केवल मानव की ऐतिहासिक गतिविधियों में वैचारिक उद्देश्यों की जांच की, उन उद्देश्यों की उत्पत्ति की जांच किए बिना या सामाजिक संबंधों की प्रणाली के विकास को नियंत्रित करने वाले वस्तुगत नियमों का पता लगाए बिना या भौतिक उत्पादन द्वारा प्राप्त विकास की डिग्री में इन संबंधों की जड़ों को देखे बिना। दूसरे स्थान पर पहले के सिद्धांतों ने जनसंख्या के जनसमूह की गतिविधियों को शामिल नहीं किया, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद ने पहली बार वैज्ञानिक सटीकता के साथ जनसमूह के जीवन की सामाजिक स्थितियों और उन स्थितियों में परिवर्तनों का अध्ययन करना संभव बनाया। सबसे अच्छे रूप में मार्क्सवाद पूर्व समाजशास्त्र और इतिहास लेखन ने यादृच्छिक रूप से एकत्र किए गए कच्चे तथ्यों का एक संग्रह और ऐतिहासिक प्रक्रिया के व्यक्तिगत पहलुओं का विवरण सामने लाया। विरोधी प्रवृत्तियों की समग्रता की जांच करके उन्हें ऐतिहासिक प्रक्रिया के व्यक्तिगत पहलुओं के विभिन्न वर्गों के जीवन और उत्पादन की सटीक रूप से परिभाषित स्थितियों तक कम करके किसी विशेष प्रमुख विचार के चयन या उसकी व्याख्या की जांच करके और यह उजागर करके कि बिना किसी अपवाद के सभी विचार और सभी विभिन्न प्रवृत्तियां उत्पादन की भौतिक शक्तियों की स्थिति से उत्पन्न होती हैं। मार्क्सवाद ने सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के उत्थान, विकास और पतन की प्रक्रिया के एक सर्वव्यापी और व्यापक अध्ययन का रास्ता दिखाया। लोग अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन लोगों के जनसमूह के उद्देश्यों को क्या निर्धारित करता है, यानी मानव समाज के जनसमूह में इन सभी टकरावों का कुल योग क्या है। भौतिक जीवन के उत्पादन की वस्तुगत स्थितियां क्या हैं जो मनुष्य की सभी ऐतिहासिक गतिविधियों का आधार बनती हैं। इन स्थितियों के विकास का नियम क्या है, इन सभी की ओर मार्क्स ने ध्यान आकर्षित किया और इतिहास के एक एकल प्रक्रिया के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन का रास्ता दिखाया, जो अपनी सभी अपार विविधता और विरोधाभासों के साथ निश्चित नियमों द्वारा शासित होती है। वर्ग संघर्ष। ये सर्वविदित है कि किसी भी समाज में उसके कुछ सदस्यों के प्रयास दूसरों के प्रयासों से टकराते हैं। सामाजिक जीवन विरोधाभासों से भरा होता है और इतिहास राष्ट्रों और समाजों के बीच, साथ ही राष्ट्रों और समाजों के भीतर संघर्ष को प्रकट करता है। और इसके अलावा क्रांति और प्रतिक्रिया, शांति और युद्ध, ठहराव और तीव्र प्रगति या गिरावट की अवधियों का एक क्रम भी होता है। मार्क्सवाद ने इस प्रतीत होने वाली भूलभुलैया और अराजकता को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। किसी दिए गए समाज या समाजों के समूह के सभी सदस्यों के प्रयासों के योग का अध्ययन ही उन प्रयासों के परिणाम की वैज्ञानिक परिभाषा की ओर ले जा सकता है। अब परस्पर विरोधी प्रयास उन वर्गों की स्थिति और जीवन के तरीके में अंतर से उत्पन्न होते हैं जिनमें प्रत्येक समाज विभाजित है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, आदिम समुदाय के इतिहास को छोड़कर, जिसे बाद में एंगेल्स ने जोड़ा। स्वतंत्र व्यक्ति और दास, कुलीन और साधारण, स्वामी और भूदास, संघ स्वामी और मजदूर, एक शब्द में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, एक दूसरे के लगातार विरोध में खड़े थे, एक अविच्छिन्न, कभी छिपी हुई, कभी खुली लड़ाई लड़ रहे थे, एक ऐसी लड़ाई जो हर बार या तो बड़े पैमाने पर समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में समाप्त होती थी या संघर्षरत वर्गों के आम विनाश में। सामंती समाज के खंडहरों से उगने वाले आधुनिक बुर्जुआ समाज ने वर्ग विरोधों को खत्म नहीं किया है, इसने पुराने के स्थान पर नए वर्ग, उत्पीड़न की नई स्थितियां, संघर्ष के नए रूप स्थापित किए हैं। हालांकि हमारे युग, बुर्जुआ वर्ग के युग में यह विशिष्ट विशेषता है, इसने वर्ग विरोधों को सरल बना दिया है। समग्र रूप से समाज दो बड़े शत्रुतापूर्ण शिविरों में, दो बड़े वर्गों में विभाजित होता जा रहा है जो सीधे एक दूसरे के आमने सामने हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। महान फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही यूरोपीय इतिहास ने कई देशों में स्पष्ट रूप से यह उजागर किया है कि वास्तव में घटनाओं के मूल में क्या है, वर्गों का संघर्ष। फ्रांस में पुनर्स्थापना काल ने पहले से ही कई इतिहासकारों, थियरी, गुइजोट, मिग्नेट और थियस को जन्म दिया है, जो कुछ हो रहा था उसका सारांश देते हुए ये स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि वर्ग संघर्ष हो रहा था। ये स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि वर्ग संघर्ष पूरे फ्रांसीसी इतिहास की कुंजी है। पुनर्स्थापना फ्रांस में 1814 और 1830 के बीच की अवधि जब सत्ता बोबन्स के हाथों में थी। 1792 में फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति द्वारा उनके पराभव के बाद उन्हें पुनः गद्दी पर बैठाया गया। आधुनिक काल पूंजीपति वर्ग की पूर्ण विजय, प्रतिनिधि संस्थाएं, व्यापक यदि सार्वभौमिक नहीं, मताधिकार, एक सस्ता दैनिक प्रेस जो जनता के बीच व्यापक रूप से प्रसारित होता है, आदि, शक्तिशाली और लगातार बढ़ते श्रमिकों के संघों और नियोक्ताओं के संघों आदि का काल ने और भी अधिक स्पष्ट रूप से, हालांकि कभी कभी बहुत ही एक तरफा, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप में, वर्ग संघर्ष को घटनाओं के मुख्य स्रोत के रूप में दिखाया है।
मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणापत्र से निम्नलिखित अंश हमें ये दिखाएगा कि मार्क्स ने आधुनिक समाज में प्रत्येक वर्ग की स्थिति के वस्तुपरक विश्लेषण के लिए प्रत्येक वर्ग की विकासात्मक स्थितियों के विश्लेषण के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान से क्या मांग की थी। आज पूंजीपति वर्ग के आमने सामने खड़े सभी वर्गों में से केवल सर्वहारा वर्ग ही वास्तव में क्रांतिकारी वर्ग है। अन्य वर्ग आधुनिक उद्योग के सामने क्षयग्रस्त हो जाते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं। सर्वहारा वर्ग इसका विशेष और आवश्यक उत्पाद है। निम्न मध्यम वर्ग, छोटे निर्माता, दुकानदार, कारीगर, किसान, ये सभी पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ते हैं ताकि मध्यम वर्ग के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसलिए वे क्रांतिकारी नहीं बल्कि रूढ़िवादी हैं, बल्कि वे प्रतिक्रियावादी हैं क्योंकि वे इतिहास के चक्र को पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। यदि संयोग से वे क्रांतिकारी हैं तो वे केवल सर्वहारा वर्ग में अपने आसन स्थानांतरण के मद्देनजर हैं। इस प्रकार वे अपने वर्तमान बल्कि अपने भविष्य के हितों की रक्षा करते हैं। वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण को छोड़कर खुद को सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण पर रखते हैं। कई ऐतिहासिक कार्यों में ग्रंथ सूची देखें। मार्क्स ने भौतिकवादी इतिहास लेखन के शानदार और गहन उदाहरण दिए, प्रत्येक व्यक्तिगत वर्ग की स्थिति का विश्लेषण और कभी कभी एक वर्ग के भीतर विभिन्न समूहों या स्तरों का विश्लेषण, ये स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कि क्यों और कैसे हर वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है। उपर्युक्त उद्धृत अंश एक उदाहरण है कि कैसे मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास के परिणाम को निर्धारित करने के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक, अतीत से भविष्य तक सामाजिक संबंधों और संक्रमणकालीन चरणों के एक जटिल नेटवर्क का विश्लेषण किया था। मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत उनके सिद्धांत की सबसे गहन, व्यापक और विस्तृत पुष्टि और अनुप्रयोग है।